नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाइश साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट टॉपिक के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले क्लासेस में हमने प्रकाश के परावर्तन कॉन्सेप्ट को जाना था। उनसे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहां जहां से एग्जामिनर प्रश्न उठाते हैं उन सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि वो सभी पॉइंट्स आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे। आज की क्लास में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इनसे रिलेटेड जो एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है उन सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछे आप इजीली उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो पहला पॉइंट स्टूडेंट्स वो है प्रकाश का अपवर्तन, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन कॉन्सेप्ट को, कि प्रकाश का अपवर्तन हम कहते किसे हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आपको दिया गया स्टूडेंट्स वो ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। यानी जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा बदल जाती है और उसकी दिशा में हुआ यह परिवर्तन अपवर्तन कहलाता है। यानी कि सिंपल सा मतलब यह है कि जब मान लीजिए कि प्रकाश है, लाइट है, और उसको आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं तो उसकी दिशा में यानी कि उसके डायरेक्शन में चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि उसके डायरेक्शन बदल जाते हैं और उसकी दिशा में जो भी परिवर्तन होता है यानी इसी परिवर्तन को नाम दिया जाता है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि जब मान लीजिए कि आप प्रकाश को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं तो प्रकाश के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से उसकी डायरेक्शन में, उसकी दिशा में कोई ना कोई परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उसकी दिशाएं बदल जाती है। इसी परिवर्तन को ही अपवर्तन कहा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि अपवर्तन को आप इजीली समझ पाए। लेकिन स्टूडेंट्स, अपवर्तन के लिए दो कंडीशंस बनते हैं। मतलब जब आप प्रकाश को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं तो डिपेंड करता है कि आप कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में भेज रहे हैं। मान लीजिए कि आप प्रकाश को विरल से सघन में भेजते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो थोड़ा अलग होता है, और जब आप सघन से विरल में भेजते हैं तो इसमें भी परिवर्तन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वो पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि यहां से एग्जामिनर अपवर्तन से रिलेटेड, परावर्तन के केस में क्या होता है कि वो तो उसी मीडियम में जाता है तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन यहाँ पर मीडियम को अगर आप ऊपर नीचे कर देंगे तो वहां पर चेंजेस आ जाएंगे। तो कौन से वो चेंजेस होते हैं वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर आपको यहाँ पर मीडियम को चेंज करके क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें जो अपवर्तन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें एक मीडियम आपको दिया गया है, ये एयर का, यानी जिसको मान लीजिए हम इसको मानते हैं विरल माध्यम एयर का, और दूसरा जो मीडियम स्टूडेंट्स वो दिया गया आपको वाटर का, जिसको हम मानते हैं सघन। यानी कि ये मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारा मीडियम नंबर 1 है और ये जो दूसरा है ये आपका मीडियम नंबर 2 है। तो देखिए माध्यम 1 और माध्यम 2 में क्या चेंजेस है। जैसे आप देख पा रहे हैं माध्यम 1 को एयर बताया गया यानी विरल, और दूसरा माध्यम आपका वाटर। इसमें डिफरेंस क्या है, तो एयर में यानी कि वायु में जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं तो इसलिए इसको विरल बताया गया है, और जो वाटर होता है यानी कि द्रव होते हैं, पानी होते हैं, इसमें जो कण होते हैं द्रव के वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, इसलिए इसको सघन बताया गया है। तो जब मान लीजिए कि आप प्रकाश को विरल से सघन में भेजते हैं तो इसमें अलग परिवर्तन होता है, और जब आप सघन से विरल में भेजते हैं यानी कि मीडियम को ऊपर नीचे कर देते हैं तो इसमें अलग परिवर्तन होता है। वो दोनों ही परिवर्तन आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और एग्जामिनर की बातों को भी समझ पाएंगे, क्योंकि वो आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा। तो सीधा सीधा स्टूडेंट्स मान लीजिए कि ये प्रकाश की कोई किरण है, इस किरण को हम नाम देते हैं आपतित किरण, क्योंकि ये आपका इंसिडेंट रे होता है तो ये आपका आपतित किरण है। तो ये प्रकाश की आपतित किरण है और ये आपका माध्यम का कोई तल है। तो मान लीजिए कि आपतित किरण इस तल से टकराता है और टकराने के बाद इसका दूसरा मीडियम जो है वो आपका सघन माध्यम है। तो प्रकाश को जाना तो इस दिशा में चाहिए था, क्योंकि ये आपतित किरण है और आपतित किरण का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है, नहीं कि उसको जाना सीधा चाहिए था। बट ये जो आपका तल के साथ जो 90 डिग्री बनाता है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं अभिलंब। तो ये जो आपतित किरण इसको जाना इस दिशा में चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गया, और अभिलंब की ओर झुकने का मतलब है कि उसकी दिशा में परिवर्तन हुआ। तो जब दिशा में परिवर्तन हुआ तो इसी को हम नाम देते हैं अपवर्तित किरण।
यानी अपवर्तित किरण का मतलब होता है कि ये अपनी इसकी दिशा में परिवर्तन हुआ और ये अपवर्तित हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को तो हम नाम देते हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन के केस में क्या होता है कि जब आपतित किरण जाना इसको इस दिशा में था, बट ये इधर ना जाकर इस दिशा में बेंड हो गया, तो ये आपका बना अपवर्तित किरण और ये आपका पहले था आपतित किरण। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण ये जो कॉन्सेप्ट बनता है आपके अपवर्तन के केस में बनता है। तो यहाँ पर आपको पता है स्टूडेंट्स, आपतित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण होता है उसे हम बोलते हैं आपतित कोण, और अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण होता है इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर, यानी कि परावर्तन के केस में तो एंगल आर जो रिफ्लेक्शन का काम करता है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल आर है वो रिफ्रैक्शन का कार्य करता है। और इनका जो कोण होता है वो आपतित किरण का विलंब के साथ जो कोण होता है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण, और जो अपवर्तित किरण का विलंब के साथ कोण होता है उसे हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो कहने का मतलब आप देख पा रहे हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए पहले जो एंगल था, एंगल अगर वास्तविक देखा जाए तो इतना बड़ा एंगल है, लेकिन आप अपवर्तित कोण को देख पा रहे हैं कितना छोटा है। तो इसका मतलब ये छोटा होने का मतलब ये है कि जो आपकी अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की ओर झुकी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है अपवर्तन, मतलब उसकी दिशा में परिवर्तन होना। तो कहने का मतलब जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होते हैं, और इसी परिवर्तन को हम नाम देते हैं अपवर्तन। अब बात यह है कि आपका मीडियम में किस तरीके से बदलाव है। अगर मीडियम में प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुकता है। ये कॉन्सेप्ट आपके विरल से सघन में होता है। इसी तरीके से दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका स्टूडेंट्स, जो कि आप दूसरे डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये आपका दूसरा डायग्राम है जो है सघन से विरल। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका मीडियम चेंज हो गया। अब की बार आपके पास पहले तो है सघन माध्यम और बाद में है विरल माध्यम। ये मान लीजिए कि आपका सघन माध्यम यानी कि मीडियम 1 ये आपका सघन है और मीडियम 2 ये आपका विरल माध्यम है, और ये आपकी कोई आपतित किरण है। और ये आपतित किरण को जाना तो इस दिशा में था, लेकिन ये क्या हो गया, अपवर्तित हो गया, यानी कि इसकी दिशा में परिवर्तन हो गया। तो ये आपका है अपवर्तित किरण। तो ये आपका आपतित किरण और दूसरा है आपका अपवर्तित किरण। तो यहाँ पर आपका है स्टूडेंट्स अभिलंब। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपतित किरण है आपकी बार सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि प्रकाश की कोई आपतित किरण है जो माध्यम सघन से विरल में प्रवेश करती है। तो जब आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाते हैं तो इसको तो हम एंगल आई कहते हैं, और यहाँ पर जो अभिलंब के साथ कोण बनाता है इसको हम कहते हैं एंगल आर। तो अब आप देख रहे हैं कि एंगल आर का मान कितना बदल गया है, मतलब पहले के मुकाबले में अगर देखा जाए तो अब की बार ये बड़ा हो गया। इसका मतलब ये अभिलंब से क्या हुआ, दूर हटा है। तो अभिलंब से जब दूर हटा है तो इस केस को हम कहते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश जो है अभिलंब से दूर हटती है, और अभिलंब से दूर हटना मतलब उसकी दिशा में परिवर्तन होना, इसी को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रकाश के अपवर्तन कॉन्सेप्ट से आप समझ पा रहे हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, और उसकी दिशा में हुआ परिवर्तन ही अपवर्तन कहलाता है। अब डिपेंड करता है कि वो जो परिवर्तन होता है वो मीडियम आप उसको कैसे देते हैं। अगर वो विरल से सघन में जाता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और अगर वो सघन से विरल में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आप प्रकाश के अपवर्तन कॉन्सेप्ट को समझ पाए। लेकिन इसमें जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी दिशा में जो परिवर्तन होते हैं इस घटना को तो हम अपवर्तन कहते हैं। लेकिन अपवर्तन के लिए दो केसेस आते हैं, एक तो विरल से सघन में और एक सघन से विरल में। तो कब वो अभिलंब की ओर झुकता है और कब वो अभिलंब से दूर हटता है, इस बात को ध्यान रखने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इजीली बता सकते हैं कि कब वो अभिलंब की ओर झुकेगा और कब वो अभिलंब से दूर हटेगा। इसके लिए आपको दो सूत्र ध्यान रखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। सूत्र नंबर फर्स्ट, मान लीजिए कि ये आपके पास माध्यम है विरल और विरल से आप जा रहे हैं सघन में, तो ये आपका हो गया 20, और 20 का मतलब मान लीजिए कि होता है आपका 20। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, दूसरा फॉर्मूला आपका है, दूसरा है सघन से विरल। तो सघन से विरल यानी सभी, और सभी का मतलब इसको ध्यान रखेंगे आप 26, यानी सवी, स20। तो अगर मैं यहाँ पर स20 कर दूं तो स20 का मतलब
ये जो स्टार्टिंग का सघन से विरल सवी, तो सवीस मतलब 26। तो ध्यान रखेंगे, आपको पता है कि 20 एक के नजदीक है या 26 एक के नजदीक है, तो आप बता सकते हैं कि सबसे नजदीक जो है वो 20 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में गए तो वो अभिलंब की ओर झुकेगा, क्योंकि 20 छोटा है और यानी कि 20 कम है तो एंगल कम बनेगा, इसका मतलब वो अभिलंब की ओर झुकेगा। और अगर आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो आपको पता है 20 और 26 यानी सवी, सवी का मतलब 26 है, तो 20 से आप 26, तो 20 बड़ा है कि 26 बड़ा है? 26 बड़ा है, इसका मतलब 26 एक से दूर जा रहा है यानी बड़ा एंगल बनाएगा, तो इसका मतलब ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, जब आप सघन से विरल में जाते हैं तो ये अभिलंब से दूर हटता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश के साथ जो यानी आपतित किरण के साथ कोण तो इतना बनना था, लेकिन कोण बन गया इतना बड़ा, तो इसका मतलब ये अभिलंब से दूर हटा है। तो ये सभी के केस में होता है, यानी सघन से विरल के केस में। और अगर आप विरल से सघन के केस में जाते हैं तो वो 20 होता है, और 20 का मतलब होता है कम, इसका मतलब एक के नजदीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अभिलंब की ओर झुकता है। तो स्टूडेंट्स इन दो सूत्र के माध्यम से आपको ध्यान रहेगा कि कब आप अभिलंब से दूर हटेंगे और कब आप अभिलंब के पास रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि अपवर्तन के कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अपवर्तन के अंतर्गत और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स कि अपवर्तन का मुख्य कारण अलग अलग माध्यम में प्रकाश के वेग का अलग अलग होना है। यानी कि स्टूडेंट्स अपवर्तन का मुख्य कारण, देखिए अपवर्तन जो आप रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं लाइट के अंतर्गत, इसका मुख्य कारण है कि अलग अलग माध्यम में, यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश का जो वेग है वो अलग अलग होता है। तो अपवर्तन का मुख्य कारण होता है अलग अलग माध्यम में प्रकाश के वेग का अलग अलग होना है। यानी अगर आप मीडियम को चेंज करेंगे तो प्रकाश का वेग हर एक मीडियम में अलग अलग हो जाएगा। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो आपके अपवर्तन के नियम को दर्शाते हैं, और ये नियम है आपका आपतन कोण की ज्या। स्टूडेंट्स जिया, जिया का मतलब होता है साइन, जो कि आप मैथ्स में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, साइन कॉस थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये कॉन्सेप्ट है, साइन का मतलब होता है, उसको हिंदी में हम बोलते हैं जिया, कॉस को हम बोलते हैं कोज्जिया। तो यहाँ पर जिया जो है वो साइन आई है। आई आपको पता है आपतन कोण होता है, तो आपतन कोण की जिया को हम बोलेंगे साइन आई। और वह अपवर्तन कोण, और दूसरा होता है आपका अपवर्तन कोण, यानी जो कि अभी आपने जाना कि आपतन कोण कैसे होता है और अपवर्तन कोण कैसे होता है। तो अपवर्तन कोण की जिया, यानी अपवर्तन कोण तो आपका आर है, एंगल आर, जिसे हम रिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं। तो अगर मैं इसमें जिया लगा दूं तो ये हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण की जिया, यानी कि साइन आर। तो आपतन कोण की जिया साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप कभी भी आपतन कोण कैलकुलेट करते हैं और उसका साइन निकालते हैं, और कभी आप अपवर्तन कोण निकालते हैं और उसका भी साइन निकालते हैं, तो उस साइन आई यानी आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का जब आप अनुपात निकालते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। यानी कि एक मीडियम के केस में इसका मान हमेशा कांस्टेंट आएगा, यानी कि इक्वल आएगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि आप एक माध्यम लेते हैं विरल और दूसरा माध्यम लेते हैं सघन, और इसमें आप आपतन कोण कैलकुलेट करते हैं और अपवर्तन कोण कैलकुलेट करते हैं, चाहे किसी भी पॉइंट पर करते हैं, तो इसमें हमेशा इसका जो मान होता है स्टूडेंट्स वो एक फिक्स वैल्यू आता है, और इसी फिक्स वैल्यू को हम नाम देते हैं कांस्टेंट, यानी कि नियतांक। इसके बारे में सर्वप्रथम बताने वाले स्टूडेंट्स स्नेल साहब थे, इसलिए इस नियम को हम स्नेल लॉ भी बोलते हैं। यानी कि सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा स्नेल लॉ। तो अगर आपसे पूछा जाए स्नेल लॉ बताइए, तो स्नेल लॉ आप बताएंगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको स्नेल लॉ भी बोला जाता है, स्नेल का नियम भी हम इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके पीछे का रीजन है स्टूडेंट्स कि स्नेल साहब ने इस नियम को बताया था सर्वप्रथम, और उन्होंने देखा था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जब मान लीजिए कि आप एक माध्यम लेते हैं जो विरल है, दूसरा माध्यम लेते हैं सघन, और उन दोनों माध्यमों में जब आप प्रकाश को आपतित करते हैं तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, अगर आप उनका साइन कैलकुलेट करते हैं, किसी भी पॉइंट पर करते हैं, मतलब उन दोनों मीडियमों में हर एक पॉइंट पर अगर आप चेक करते हैं तो आपको एक ही कांस्टेंट मान, यानी कि एक ही फिक्स वैल्यू आपको दिखाई देगा। और इसीलिए उन्होंने बताया कि आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात हमेशा फिक्स होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। इसी वजह से इसको स्नेल का नियम कहते हैं। उम्मीद करता हूं
कि अपवर्तन के कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ पाएं और अपवर्तन से रिलेटेड जो भी कंडीशंस बनते हैं उन सभी बातों को आप समझ पाएं। सीधा सीधा यहाँ से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से स्नेल का नियम है और एक ऑप्शन में आपको साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट दिखेगा। अगर ऐसा दिखाई देता है आपको तो सीधा आपको उसी के साथ जाना है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि जब प्रकाश की एक किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजा जाता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है या अभिलंब के पास होता है या फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो अगर आप विरल से सघन में जाते हैं तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है, यानी अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाता है। और अगर आप सघन से विरल में जाते हैं तो वो अभिलंब से दूर हटता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा में हुए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि इन सभी पॉइंट्स को आप इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अपवर्तन के और किस किस पॉइंट से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो स्टूडेंट सीधे सीधे जो आपने अभी तक अपवर्तन का कॉन्सेप्ट जाना है, इसके एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं और मोस्टली एग्जामिनर इस तरीके के प्रश्न पूछता है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे अपवर्तन के अनुप्रयोग, मतलब किस तरीके से अपवर्तन के अनुप्रयोग से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके अंतर्गत एक पॉइंट आपका बनता है जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि पानी के अंदर सीधी छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, किसके कारण। देखिए अभी आप देख रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू कि एक गिलास में एक पेंसिल को डाला गया है और गिलास में पानी है। तो पेंसिल आप देख पा रहे हैं कि पेंसिल का जो डायरेक्शन है वो बाहर कुछ इस तरीके से है। इसको पानी के अंदर भी इसी डायरेक्शन में रहना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड होता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो ये किसके कारण स्टूडेंट्स, अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा अपवर्तन का। जब प्रकाश एक मीडियम से, मान लीजिए कि एक मीडियम है जो विरल माध्यम है, यानी कि ये आपका विरल माध्यम है और ये आपका सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, यानी अभिलंब की ओर झुकने का मतलब उसकी दिशा में परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन के कारण ही आपको ये जो पेंसिल है ये मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट इसका क्या है, तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपका है अपवर्तन। तो इसी तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि पानी के अंदर सीधी छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। अगर आपके ऑप्शन में है अपवर्तन तो आपको अपवर्तन के साथ जाना है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो अपवर्तन का है। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट्स को आप इजीली समझ पाएं और अगर इस तरीके से क्वेश्चंस बनता है, आपने कभी देखा है, तो आप समझेंगे कि अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है और इसको हम लाइट में पढ़ते हैं, क्योंकि सीधा सीधा एग्जामिनर आपके यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपका अनुप्रयोग क्या है। तो नेक्स्ट अनुप्रयोग नंबर 2 आपका स्टूडेंट्स कि पानी के अंदर मछली, सिक्का, पानी की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। देखिए पानी के अंदर, यानी कि पानी के अंदर आप अगर मछली को देखते हैं या फिर किसी सिक्के को पड़े हुए देखते हैं या पानी की तली को आप देखते हैं, अगर पानी साफ है बिल्कुल और आप नीचे की सतह को देख पा रहे हैं, तो आपको कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि पानी की जो तली है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो इसके पीछे का कारण क्या है स्टूडेंट, तो इसके पीछे का सीधा सीधा कारण आपका अपवर्तन है। और इन तीनों पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि पानी के अंदर मछली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, मतलब मछली जहां पर होती है वो वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। या फिर मान लीजिए कि पानी में कोई सिक्का गिरा हुआ है तो वो सिक्का आपको जहां पर सिक्का है वो उससे कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, या पानी की तली आपको ऊपर उठी हुई दिखाई देती है कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। यहाँ पर है रियल मछली, यानी कि मछली है तो वास्तविक रूप से इस प्लेस पर, लेकिन अगर आप उसे देखेंगे तो वो आपको फील होगा कि मछली यहाँ पर है, और जब आप इसको यहाँ पर पकड़ने के लिए जाएंगे तो वो आपके हाथों नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मछली की जो वास्तविक स्थिति वो ये है, लेकिन ये कुछ आपको ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ये अपवर्तन के कारण है। जैसे कि मैंने अभी कॉन्सेप्ट में आपको बताया, जब आप विरल से सघन में जाते हैं तो प्रकाश की जो रेखा है वो सीधी जानी चाहिए, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। या आप जब सघन से विरल में जाते हैं तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है और इसी कॉन्सेप्ट को हम अपवर्तन नाम देते हैं। और इसी अपवर्तन के कारण ही आपको मछली भी कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। या फिर मान लीजिए कि पानी में कोई सिक्का गिरा हुआ है तो सिक्के की जो प्लेस है वो यहाँ पर, यानी कि रियल में सिक्का यहीं पर गिरा हुआ है, लेकिन ये जो सिक्का है आपको यहाँ ना दिखकर आपको फील होगा कि सिक्का कहीं यहाँ पर रखा हुआ है। जब आप पानी में हाथ डालेंगे और इस सिक्के को पकड़ने के लिए यहाँ पर हाथ रखेंगे या यहाँ पर हाथ डालेंगे तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, वो आपको इससे भी नीचे दिखाई देगा, यानी कि आपको नीचे मिलेगा। तो कहने का मतलब यह
है ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा इसीलिए हुआ है स्टूडेंट्स क्योंकि प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश कर रहा है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके मार्ग में परिवर्तन आ जाते हैं, मतलब उसकी दिशा में, और उसकी दिशा में आया हुआ यही परिवर्तन हम अपवर्तन के नाम से जानते हैं, जिसको अभी अभी आपने जाना है। और इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सीधे सीधे अपवर्तन से क्वेश्चंस ना पूछकर एग्जामिनर कुछ इस तरीके के व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए क्वेश्चंस उठाता है। वो इसलिए उठाता है ताकि वो जानना चाहता है कि आप प्रकाश के अपवर्तन को जानते हैं या फिर नहीं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के प्रश्नों का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आप सीधे सीधे रटेंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर पूछे कि आप बताओ कि सिक्का आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा या नीचे और ज्यादा गहराई में जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है कि आप ऊपर का मीडियम क्या देते हैं, क्या वो विरल से सघन दे रहे हैं या फिर सघन से विरल। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। उम्मीद करता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन आपके अपवर्तन के केस में क्या है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आपका है एप्लीकेशन नंबर 3 और वो ये है कि सुबह और शाम के समय सूर्य का आकार बड़ा दिखाई देता है। देखिए कभी आपने नोटिस किया हो स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा कि सुबह और शाम के समय यानी कि जब मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम में आपको सूर्य का जो आकार है यानी कि जो सन का जो आकार है वो आपको बड़ा दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सुबह और शाम के समय सूर्य का आकार बड़ा दिखाई देना, तो क्यों बड़ा दिखाई देता है? तो इसके पीछे भी रीजन है प्रकाश के अपवर्तन का। क्योंकि आपने देखा जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब के पास जो हो जाता है यानी अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब वो सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट यानी सूर्य के आकार का बड़ा दिखाई देना सुबह और शाम के समय, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट्स को भी आप इजीली समझ पाए हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका जो एप्लीकेशन स्टूडेंट्स एप्लीकेशन नंबर 4 आपसे कहता है कि सुबह और शाम को सूर्य उदय से पूर्व ही और सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देता है। मतलब आपने अगर कभी नोटिस किया हो सुबह और शाम के समय, मतलब जब सुबह के समय आप सूर्य उदय को देखते हैं तो सूर्य उदय से पूर्व यानी कि जो सन के उदय होने की टाइमिंग होती है उससे 2-4 मिनट पहले ही आपको सूर्य उदय होता हुआ दिखाई देता है। और जो सूर्य अस्त का समय होता है स्टूडेंट्स यानी इवनिंग टाइम में जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तो जो उसकी टाइमिंग होती है उससे भी 2-4 मिनट बाद तक आपको सूर्य दिखाई देता है। तो इसके पीछे का कारण भी होता है आपके अपवर्तन का, क्योंकि अपवर्तन के केस में आप जानते हैं कि कब यह अभिलंब की ओर झुकता है और कब यह अभिलंब से दूर हटता है। तो ये इस कारण ही आपको सूर्य अस्त के बाद भी आपको दिखाई देता है और सूर्य उदय होने से 2-4 मिनट पहले भी आपको दिखाई देते हैं। सीधा सीधा यहाँ पर कारण है अपवर्तन का। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि सीधे सीधे ये एग्जामिनर के फेवरेट पॉइंट्स है जहां से एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव सवाल बार बार पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपके अपवर्तन के एप्लीकेशन पर बेस्ड स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन नंबर 5 आपसे कहता है कि तारे टिमटिमाते दिखते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो ये किसके कारण? तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये सभी चीजें स्टूडेंट्स अपवर्तन के कारण होता है। यानी कहने का मतलब आपको तारे टिमटिमाते दिखते हैं, यानी कि आप जब तारे को देखते हैं तो आपको अप डाउन दिखता है, लेकिन जब आप ग्रह की तरफ देखते हैं तो वो नहीं टिमटिमाते, मतलब वो अप डाउन नहीं होते। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं और ग्रह नहीं टिमटिमाते? तो इसके पीछे का कारण भी स्टूडेंट्स अपवर्तन। अब अपवर्तन क्यों है? तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि तारे जो होते हैं वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित है, जबकि ग्रह पृथ्वी के पास है, नज़दीक है। तो अगर हम बात करें ग्रह की तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, तो इसका मतलब इनके बीच में जो माध्यम है वो विरल और सघन का बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि इनके बीच में मान लीजिए ना के बराबर सघन और विरल माध्यम है, तो सीधे सीधे आपको ग्रह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं तारे की बात करूं तो तारे जो है वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब ये है कि तारे और पृथ्वी के बीच में बहुत सारे मीडियम है, कभी माध्यम विरल है, कभी सघन है, कभी सघन है फिर विरल है। तो कहने का मतलब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है, यानी कि ये आपका अर्थ है और यहाँ पर कोई तारा है, तो इनके बीच में बहुत सारे मीडियम हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए बहुत सारे मीडियम हैं। अब बहुत सारे मीडियम का मतलब जब मान लीजिए कि प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और कभी सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसके मार्ग में परिवर्तन होते हैं।
तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि जब आप तारों को देखते हैं तो इनके बीच में बहुत सारे मीडियम आते हैं विरल सघन के। तो कभी तो ये सघन से जब विरल में जाते हैं तो दूर हट जाते हैं, और कभी विरल से सघन में जाते हैं तो पास हट जाते हैं। तो इसीलिए आपको कभी मीडियम तो दिखाई देगा और कभी ये वाला मीडियम मान लीजिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स आपको बहुत सारे कंडीशंस में ऐसे दिखाई देते हैं कि तारे जो है वो अप डाउन हो रहे हैं, यानी टिमटिमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो माध्यम चेंज होने की वजह से उसके दिशा में परिवर्तन हो रहे हैं, और कभी आपको वो दिखाई दे रहे हैं, कभी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसी वजह से आपको तारे टिमटिमाते दिखते हैं और ग्रह डायरेक्ट आपको दिखाई देता है। उनके बीच में विरल और सघन का कोई माध्यम नहीं है, डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए वो आपको जलता हुआ दिखाई देता है या टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं। तो इसका सीधा सीधा कारण है स्टूडेंट्स अपवर्तन का। और ये आपके एग्जाम्स में एग्जामिनर सीधा सीधा प्रश्न रखता है कि बताओ तारे टिमटिमाते दिखते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है और वो है अपवर्तन का। तो उम्मीद करता हूँ कि अपवर्तन के कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ पाए। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन से रिलेटेड कौन सा नियम दिया गया है, यानी कि अपवर्तन के नियम को किसने दिया है, उसको किस नियम से जाना जाता है। जब आप प्रकाश को विरल से सघन में भेजते हैं तो क्या कंडीशन होता है, जब सघन से विरल में भेजते हैं तब क्या कंडीशंस होते हैं। और इनसे रिलेटेड जो अनुप्रयोग स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा फेवरेट है एग्जामिनर के, बार बार वो इस तरीके से अनुप्रयोग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि वो सीधा सीधा अपवर्तन का कॉन्सेप्ट ना पूछकर उसके एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। तो जिस भी तरीके से एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है उन सभी पॉइंट्स को हमने कवर करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि ये सभी पॉइंट्स आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रकाश के एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन को। तो अगर मैं बताऊं प्रकाश के प्रकीर्णन की, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को आप कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि अति सूक्ष्म धूल कणों के द्वारा प्रकाश का बिखर जाना प्रकीर्णन कहलाता है। यानी अति सूक्ष्म धूल कणों के द्वारा, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं वो प्रकाश को फैला देते हैं, यानी बिखेर देते हैं। तो जब प्रकाश अति सूक्ष्म धूल कणों के द्वारा बिखर जाता है तो उसके बिखर जाने को ही हम प्रकीर्णन स्कैटरिंग कहते हैं। तो ये लाइट के केस में होता है, इसलिए हम इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि अति सूक्ष्म धूल कणों के द्वारा प्रकाश का बिखर जाना। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा स्टूडेंट्स, बचपन में अगर आपका बचपन सामान्य गुजरा हो तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आपकी छत में कोई छेद हो और प्रकाश वहां से घर के अंदर प्रवेश करता है तो आपको उस कमरे में बहुत सारे धूल के कण दिखाई देते हैं। तो धूल के कण जो दिखाई देते हैं, यानी कि प्रकाश जब किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो अति सूक्ष्म धूल कण जब प्रकाश को बिखेर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं, तो इसी फैलाने के कंडीशंस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग। तो इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है कि इसका ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे प्रकीर्णन अनुक्रमानुपाती होता है 1/λ⁴, यानी लैम्डा जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स तरंग दैर्घ्य। आपको पता होगा कि लैम्डा हम तरंग दैर्घ्य को कहते हैं। तो प्रकीर्णन जो है वो तरंग दैर्घ्य की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सीधा सीधा संबंध ये है कि अगर तरंग दैर्घ्य का मान ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन कम होगा, और तरंग दैर्घ्य का मान कम होगा तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा। तो ये फॉर्मूला आप जरूर ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि सीधा सीधा एग्जामिनर आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध होता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध होता है, तो आप बताएंगे कि प्रकीर्णन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴। तो ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे अति सूक्ष्म धूल कणों के द्वारा जब प्रकाश बिखर जाता है तो उसको हम प्रकीर्णन कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब कमरे में मान लीजिए कि कमरा बंद है और उसकी कोई खिड़की खुली हुई है, तो प्रकाश जब उसके अंदर एंटर करता है तो आप देखते हैं कि कमरे में बहुत ज्यादा धूल है जो आपको नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन प्रकाश जब किसी खिड़की के माध्यम से या किसी छेद के माध्यम से किसी कमरे में प्रवेश करता है तो वो छेद, यानी प्रकाश जिस छेद से या जिस के माध्यम से उस कमरे में प्रवेश करता है
उस प्रकाश वाले हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा धूल के कण दिखाई देते हैं, जो कि उस पूरे कमरे में उसी मात्रा में है, लेकिन नॉर्मल आंखों से आप नहीं देख पा रहे हैं। और जब प्रकाश किसी मीडियम से उस कमरे में प्रवेश करता है तो आपको ऐसा दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि वहाँ पर जो धूल के कण है वो प्रकाश को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, फैला रहे हैं, और इसी कंडीशंस को हम बोलते हैं प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। तो इसीलिए बोला गया है कि अति सूक्ष्म धूल कणों के द्वारा प्रकाश का बिखर जाना प्रकीर्णन कहलाता है। और प्रकीर्णन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्रकीर्णन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ⁴, यानी प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या आप बोल सकते हैं कि प्रकीर्णन 1/λ⁴ के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रकीर्णन का मान कम है तो लैम्डा का मान अधिक है, और अगर लैम्डा का मान कम है तो प्रकीर्णन का मान अधिक है। इनमें आपस में विपरीत संबंध होते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स इसमें व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होता है, वो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है। अर्थात यदि प्रकीर्णन का मान अधिक प्राप्त हो रहा है तो उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होगी। यानी सीधा सीधा संबंध मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्रकीर्णन का मान ज्यादा प्राप्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी कि जो वेवलेंथ है वो कम होगी। इसी प्रकार से यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, यानी प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य अगर वेवलेंथ अधिक होता है तो प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। तो इसमें विपरीत संबंध होते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रकीर्णन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, या प्रकीर्णन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ λ⁴। यानी कि इसको अगर हम बात करें, प्रकीर्णन को 1/λ के अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं, या प्रकीर्णन को लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हैं। यानी कि इनमें उल्टा संबंध होता है। उल्टा संबंध का मतलब अगर एक का मान बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरे का मान बढ़ेगा तो पहला घटेगा। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये मान लीजिए कि प्रकाश की कोई किरण है और ये कोई कण है जिस पर पड़ता है, और पड़ने के बाद ये इस तरीके से फैल जाता है। तो जब प्रकाश अति सूक्ष्म धूल कणों के द्वारा फैला दिए जाते हैं, यानी अति सूक्ष्म धूल के कण जब प्रकाश को बिखेर देता है, फैला देता है, तो इस घटना को हम नाम देते हैं प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन का संबंध सीधा सीधा तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब प्रकीर्णन 1/λ⁴ के अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि प्रकीर्णन जो है वो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्योंकि इनमें विपरीत संबंध पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप प्रकीर्णन कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रकीर्णन ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड किस तरीके से एग्जामिनर इसके एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसके अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन पर बेस्ड, वो ये है फर्स्ट पॉइंट कि सुबह और शाम के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। देखिए कभी आपने नोटिस किया हो स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा कि सुबह और शाम के समय में सूर्य का जो कलर है आपको वो रेड कलर का दिखता है, यानी कि सूर्य आपको लाल दिखाई देता है। यानी जब भी आपने सुबह और शाम को नोटिस किया हो तो आप देखेंगे कि सुबह के समय और शाम के समय सूर्य आपको लाल कलर का दिखता है, लेकिन दोपहर में ऐसा नहीं दिखता। तो इसके पीछे का कारण क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि सुबह और शाम के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किसके कारण है, तो आप बताएंगे कि ये प्रकीर्णन के कारण। जबकि अभी आपने पढ़ा है कि सुबह और शाम के समय सूर्य का बड़ा दिखना, तो अगर बड़े दिखने की बात आ जाए तो आप बताएंगे अपवर्तन, लेकिन अगर लाल दिखने की बात आ जाए तो आप बताएंगे प्रकीर्णन। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि प्रकाश जो होता है, यानी कि जो लाइट है आपके पास, लाइट के पास ही कलर है, और वो 7 कलर है। यानी प्रकाश के पास ही, देखिए इस दुनिया में जो रंग है, जो कलर है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के पास है। इसके अलावा किसी भी चीज के पास कलर नहीं है। जो भी आप देख रहे हैं वो भ्रम है, क्योंकि प्रकाश के पास ही कलर है, ऐसा माना जाता है फिलोसफी में। तो जो कलर है प्रकाश के पास, वो भी कितने कलर है, तो सिर्फ 7 कलर है, जिसमें आपको पता है विब गोयर, आपने पढ़ा होगा विब गोयर का कॉन्सेप्ट, जिसमें एक होता है आपका वॉयलेट, एक होता है आपका इंडिगो, एक होता है आपका ब्लू, एक होता है आपका ग्रीन, एक होता है आपका येलो, एक होता है आपका ऑरेंज, और एक होता है रेड। तो आप कभी देखते हैं तो विब गोयर, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बैजानी हपी नाला, जिनको आगे मैं आपको बताऊंगा जब हम प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो देखिए विब गोयर में जब आप देखते हैं, तो जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है। यानी कि इसका मतलब तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है, तो वॉयलेट का होता है, और सबसे अधिक किसका होता है, तो रेड का होता है।
यानी सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रेड का होता है। तो अगर सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रेड का हुआ तो इसका मतलब इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, मतलब प्रकाश इसको कम फैला पाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका हुआ? वॉयलेट का हुआ। तो इसका मतलब प्रकाश के पास जितने भी कलर है, मतलब जब आप सन को देखते तो वहां से तो आपको प्रकाश मिलता है, तो सन यानी प्रकाश के पास जो कलर है 7 कलर, उनमें जो ये बाकी के 6 कलर है ये सब के सब आपके क्या हो जाते हैं? प्रकीर्णित हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। मतलब जब आप सुबह के समय और शाम के समय देखते हैं तो ये 6 के 6 कलर तो फैल जाते हैं, सिर्फ एक ही कलर सबसे ज्यादा दूरी तक आता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम हो पाता है। नहीं, बाकी कलर तो फैल जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, लेकिन रेड कलर जो है बाकियों के मुकाबले में कम फैलता है और इसी वजह से आपको सूर्य जो है सुबह और शाम के समय लाल दिखाई देते हैं। इसीलिए एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि सुबह और शाम के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, बताओ किसके कारण है? तो इसका कारण है स्टूडेंट सीधा सीधा आपका प्रकीर्णन का। उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए और इस पॉइंट को भी आप इजीली समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड नेक्स्ट एप्लीकेशन आपका क्या है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 2 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि सुबह और शाम के समय आसमान का नीला दिखाई देना। देखिए कभी आपने नोटिस किया हो तो सुबह और शाम के समय आपको आसमान यानी कि आसमान का जो कलर है वो आपको नीला दिखाई देता है, यानी ब्लू कलर का दिखता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुबह और शाम के समय आसमान का नीला दिखाई देना किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे प्रकीर्णन के कारण। मतलब आप ऑप्शन में ढूंढेंगे प्रकीर्णन, जहां पर प्रकीर्णन होगा आप सीधा प्रकीर्णन के साथ जाएंगे, क्योंकि प्रकीर्णन के कारण ही आपको आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन स्टूडेंट्स इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों आपको नीला दिखाई देता है, क्यों आपको लाल नहीं दिखाई देता या बैंगनी क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि प्रकाश के पास ये 7 कलर है, यानी कि वीव गोयर जो कलर है स्टूडेंट्स, ये 7 कलर सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के पास है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रेड का है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य आपका वॉयलेट का है, इसलिए इसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो फिर आपका जो आसमान का कलर है वो नीला क्यों दिखाई देता है? अगर प्रकीर्णन ज्यादा हो रहा है तो आपको बैंगनी दिखना चाहिए प्रकाश का कलर, लेकिन फिर भी हमें नीला क्यों दिखता है? इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? तो इसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि प्रकाश के पास कलर है, तो कलर तो मान लीजिए 100% है, ठीक, और उसमें भी 7 कलर है। तो अगर हम मात्रा की बात करें यहाँ पर, तो अगर आप 100 को 7 से भाग करेंगे तो लगभग 14% आएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो आपके प्रकाश है उसके पास 7 कलर है, और अगर हम मात्रात्मक दृष्टि से देखें तो सभी कलर 14% है। ठीक, तो अगर 14% होता तो इसका मतलब प्रकाश फिर आपको सभी कलर के दिखाई देते, लेकिन यहाँ पर नीला कलर का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि प्रकाश में जो 7 कलर है उनकी मात्रा भी अलग अलग है, कोई ज्यादा मात्रा में है तो कोई कम मात्रा में। तो अगर हम देखें इसमें तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रकाश का कलर है वो है ब्लू कलर यानी नीला कलर। नीला कलर की मात्रा ज्यादा है। औसतन अगर देखा जाए तो सभी को 14% होना चाहिए। तो अगर सभी 14% होंगे तो फिर आसमान आपको नीला नहीं दिखाई देगा, सभी कलरों का दिखाई देगा। इसका मतलब यहाँ पर ब्लू की मात्रा ज्यादा है। जो प्रकाश में 7 कलर है उसमें ब्लू की मात्रा ज्यादा है। तो ब्लू की मात्रा मान लीजिए कि 27% के आसपास ब्लू है, तो इसका मतलब बाकी कोई कलर 1% भी हो सकता है, कोई 5% भी हो सकता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी कलर है? तो वो ब्लू है। इसी वजह से ब्लू कलर का प्रकीर्णन ज्यादा होता है और इसी वजह से आपको आसमान का कलर नीला दिखाई देता है। तो सीधा सीधा अगर आपसे पूछा जाए कि सुबह और शाम के समय आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप बताएंगे प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि प्रकाश में प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णन के कारण ही आपको आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये दूसरा एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स वो है आपका एप्लीकेशन नंबर 3 कि समुद्र का जल नीला दिखाई देना। तो समुद्र का जो जल होता है स्टूडेंट्स वो नीला दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आसमान का कलर नीला है तो सीधा सीधा वो रिफ्लेक्ट होकर पानी भी आपको नीला दिखाई देता है। लेकिन इसके पीछे आसमान का रंग नीला क्यों है? तो वो प्रकीर्णन के
कारण है, इसीलिए समुद्र का जल नीला भी आपको प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। तो सीधा सीधा ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, वो है आपका एप्लीकेशन नंबर 4, और वो ये है कि चंद्रमा की सतह से दिन के समय भी आसमान का काला दिखाई देना। देखिए, अगर आप चंद्रमा की सतह पर जाते हैं और वहां से दिन के समय में भी आप आसमान को देखते हैं तो आपको आसमान का जो कलर है वो काला दिखाई देता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो सीधा सीधा यहाँ पर ये होता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिस वजह से आपको चंद्रमा की सतह से दिन के समय में भी आसमान काला दिखाई देता है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन नंबर 5, वो ये है कि लंबी दूरी के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। देखिए, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो लंबी दूरी के सिग्नल होते हैं, यानी कि जो ज्यादा डिस्टेंस वाले जो सिग्नल होते हैं, वो सिग्नल हमेशा आपको रेड कलर के दिखते हैं। या आपने कभी लेजर लाइट देखा हो तो लेजर लाइट में रेड कलर के ही ज्यादातर लेजर लाइट क्यों बनाए जाते हैं? तो इसके पीछे का सीधा सीधा रीजन है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया, वीप गोयर का कॉन्सेप्ट आता है। तो वायलेट का जो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, और रेड का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये इसका बढ़ता हुआ क्रम है तरंग दैर्घ्य का। तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा रेड कलर का होता है। इसका मतलब जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य में संबंध, क्योंकि प्रकीर्णन जो है वो 1/λ की पावर 4 के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा रेड कलर का तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, मतलब बाकी कलरों में सबसे ज्यादा दूरी तय करेगी आपका लाल कलर। इसीलिए जो लाल लंबी दूरी के सिग्नल्स होते हैं वो हमेशा रेड कलर के ही बनाए जाते हैं। तो इसके पीछे का भी कारण है स्टूडेंट्स प्रकीर्णन। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट्स को भी आप इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट एप्लीकेशन आपके प्रकीर्णन का है स्टूडेंट्स, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो ये है कि रेडियो और टेलीविजन या मोबाइल सेवाओं के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। देखिए, अगर आप टेलीविजन या फिर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या रेडियो का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? तो आपको ये भी पता होगा स्टूडेंट्स, लाइट के स्पेक्ट्रम में जो आपके तरंगे होती हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं गाड़ी XUV इन माई रेंज, यानी गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, विजिबल किरणें, इंफ्रारेड किरणें, माइक्रोवेव और रेडियो तरंगे। तो अगर आप स्टूडेंट देखेंगे गामा किरणों से लेकर और रेडियो किरणों तक अगर आप देखेंगे तो इनका नीचे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसका तरंग दैर्घ्य का मान हमेशा बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य जो होता है वो रेडियो तरंगों का होता है, और रेडियो तरंगों का अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो इसका प्रकीर्णन कम होगा। इसलिए रेडियो में, टेलीविजन में या मोबाइल सेवाओं के लिए हमेशा रेडियो तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। इसके पीछे भी रीजन है कि रेडियो तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम हो पाता है। इसलिए ज्यादा दूरी तक भेजने के लिए हम रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि रेडियो या टेलीविजन या मोबाइल सेवाओं के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो इसका सीधा सीधा कारण है प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, इसलिए हम रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, चाहे वो प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो या प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो, इसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी पॉइंट्स को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। स्टूडेंट्स, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इनके एप्लीकेशंस पर जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं मैंने सिर्फ उन पॉइंटों को आपके साथ डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये सभी पॉइंट्स आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।